वेलकम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है और आगे फर्दर लॉ की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, किन बेसिस पे हुई है और आगे वो लॉ क्या काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ लॉ की, तो मीनिंग ऑफ लॉ दो तरह से लॉ का मतलब निकाला जाता है। पहला ये कि रूल ऑफ एक्शन ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचुरली हमें कुछ रूल्स बता दिए गए हैं काम करने के, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के, उन्हें हम कहते हैं रूल ऑफ एक्शन ऑफ नेचर, यानी कि द रूल्स मेड बाय या सेट बाय गॉड टू मैन। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी मतलब की, तो वो ये मतलब होता है कि दूसरे एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर सेट बाय मैन, यानी कि ऐसे रूल्स जो इंसान ने ही बनाए हैं इंसानों के लिए, ताकि उनके कंडक्ट, उनके बिहेवियर, उनके कामों को रेगुलेट कर सके, एक जो है वो तसलसल में ला सके, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ वो अपने सारे एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रूल ऑफ एक्शन की, तो बेसिकली लॉ को हम कहते हैं रूल ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी काम करने का असूल या ज़ाब्ता या जो कानून है वो बना दिया गया कि इस काम को इस तरीके से करना है। अगर हम फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ लॉ के लिहाज से लॉ को देखें तो इसके अंदर लॉ की कैटेगरीज में आ जाती हैं लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं या जितने भी लॉज जो हमें नेचुरली हमारे पास आए, नेचुरली हमें उन्होंने रूल्स बताए कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के, उन्हें हम कहते हैं कि रूल ऑफ एक्शन ऑफ नेचर है। ठीक है। अगर जैसे ग्रेविटी की बात की जाए तो ग्रेविटी द फोर्स ऑफ द अर्थ जो हमें अपनी तरफ खींच के रखती है। अदरवाइज अगर स्पेस में हम देखें तो लोग उड़ते फिरते हैं, तो ये हमें बताती है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक नेचुरल लॉ है जो नेचुरली अर्थ में ग्रेविटी थी, और ये एक ऐसा लॉ है विच इज सेट बाय गॉड टू मैन, यानी कि ये खुदा ने बनाया है। ठीक है। और इंसानों को इसे फॉलो करना है। अब अगर आगे बात की जाए तो अगर ये जो सेट बाय गॉड टू मैन लॉज हैं ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में ये वर्ल्डली ओवरऑल सब पे एप्लीकेबल है और ये अनचेंजेबल है, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ सकता। ठीक है। और इनसे इन सारे लॉज से जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली कंसर्न नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करती। बेसिकली वो बात करती है मैन मेड लॉज के बारे में, विच आर द पॉजिटिव लॉज, जिनको हम कहते हैं लॉज मेड बाय मैन टू मैन, यानी कि जो इंसानों ने इंसानों के कामों को रेगुलेट करने के लिए एक मुनासिब अंदाज में तसलसल में रखने के लिए बनाए हैं। ठीक है। कोई भी कानून बना दी है यकसानियत पैदा करने के लिए। ठीक है। एक ही असूल बना दिया है जिसकी पाबंदी करना सब पर लाजिम है, ताकि सबको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके राइट्स और ड्यूटीज उनको बता दी गई। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉ एक डायनेमिक चीज है, यानी कि ये चेंजेबल है, इसके अंदर चेंज आता रहता है। बेसिकली जो मैन मेड लॉ है उसके अंदर चेंज आता रहता है, जिससे कि हमें पता है कि ये डेवलप होता रहता है। एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉज बनते हैं। ठीक है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक सोसाइटी अच्छे से वर्क कर रही है, फिर उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लॉज बनाते हैं, फिर सोसाइटी के अंदर नई डेवलपमेंट्स होती हैं, नई प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर नए रूल्स और नए लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लॉ बेसिकली डायनामिक इन नेचर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंट ज्यूरिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स ने मुख्तलिफ तरीके से जो है वो मुख्तलिफ एंगल से लॉ को डिफाइन किया है, क्योंकि लॉ की कोई भी एक फ्लॉलेस, कंप्लीट या परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है। इसलिए उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो है वो लॉ को डिफाइन किया। किसी ने सोर्सेज ऑफ लॉ के लिहाज से सोर्सेज को डिफाइन कर दिया, किसी ने सोसाइटी के लिहाज से लॉ को डिफाइन कर दिया, किसी ने नेचर ऑफ लॉ के लिहाज से लॉ को डिफाइन कर दिया। इस तरह डिफरेंट डेफिनेशंस है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें, लॉ बेसिकली एक सोशल साइंस है, जैसे हमने बात की कि ग्रो करता है और डेवलप करता है विद द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। इसके अंदर नई डेवलपमेंट्स आती हैं जो कि नई सोसाइटी के अंदर आती हैं, तो फिर उन नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नया लॉ रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। उसके बाद फ्यू डेफिनेशंस, जैसे कि हमने पहले बात कर ली कि कुछ ज्यूरिस्ट जो हैं वो पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स जो हैं वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कुछ अलग तरीके से। ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो जैसे हमारे पास ऑस्टिन की डेफिनेशन है कि वो कहते हैं कि कमांड ऑफ सॉवरेन है। इसी तरह जस्टिनियन की डेफिनेशन को देखें तो वो कहते हैं कि द किंग ऑफ मॉर्टल एंड इमॉर्टल अफेयर्स। इसी तरह आगे देखें तो कुछ कहते हैं कि आर्ट है, कुछ कहते हैं कि ये जो है एक स्टैंडर्ड्स कायम कर दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग लोगों को एक्शन परफॉर्म करना है, और ये लोगों ने ही किए हैं। कुछ कहते हैं लीगल ड्यूटीज को मैयर करने के लिए हैं। तो इस तरह डिफरेंट जो है वो फिलोसफर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ इन रेम और लॉ इन पर्सोनम की, लॉ इन रेम बेसिकली क्या है? लॉ इन रेम बेसिकली हम कहते हैं कोई ऐसा लॉ जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन के पास राइट है अगेंस्ट द होल कम्युनिटी या होल वर्ल्ड। ठीक है। यानी कि उसकी राइट एक पर्सन का है और उसकी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करने की वो सब पर है, जैसे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ ऑनरशिप। अब जैसे अगर मेरी चीज है कोई तो वो मेरी है, और उसके अगेंस्ट जो सब पे ड्यूटी है कि कोई भी मेरी परमिशन के बगैर मेरी चीज को नहीं ले सकता या उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद यानी कि पीपल इन जनरल पे ड्यूटी होती है, ओवरऑल पीपल
लेवल पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ इन पर्सोनम की, तो लॉ इन पर्सोनम बेसिकली ऐसा राइट है जो एक पर्सन के पास है अगेंस्ट अ डेफिनेट पर्सन और अ फ्यू पर्सन, ठीक है। यानी कि उसकी ड्यूटी किसी एक पर्सन पे होगी या कुछ लोगों पे होगी। जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है, तो दोनों के ऊपर ड्यूटी होती है कि एक दूसरे के राइट को फुलफिल करें, एक दूसरे अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे से निभाएं, और एक के अगेंस्ट जो राइट है, एक का जो राइट है वो दूसरे के अगेंस्ट होता है कि दूसरे के ऊपर उसकी ड्यूटी होती है कि उसे उसको फुलफिल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करें तो लॉ जो है बेसिकली यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करता है। यूनिफॉर्मिटी हम कहते हैं यकसानियत, तरतीब देना, या एक ही शक्ल यकशक्ली कहते हैं, या फिर एक ही असूल की पाबंदी करना, ठीक है। बेसिकली ये एक ही असूल के मुताबिक सबको कहता है कि हाँ सबको इसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने काम करना है या बिहेव करना है, ठीक है। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में हम देखें तो हमारे पास 7 कैटेगरीज ऑफ लॉ है। फर्स्ट की बात करें तो इंपैरेटिव और पॉजिटिव लॉ होता है, फिर हमारे पास फिजिकल या साइंटिफिक लॉ है, फिर हमारे पास नेचुरल या मॉरल लॉ है, कन्वेंशनल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, टेक्निकल लॉ है, सिविल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपैरेटिव लॉ की, या जिसको हम पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं। इंपैरेटिव लॉ बेसिकली क्या है, ये जनरल रूल्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया गया है, जनरल रूल्स बता दिए गए हैं जो ओवरऑल सब पे एप्लीकेबल है, सब लोगों पे एक सोसाइटी के, ठीक है। और इसका दूसरा फीचर ये है कि उसके बैक बिहाइंड कोई अथॉरिटी होती है जो ये रूल्स बनाती है, कोई सुपीरियर पावर, ठीक है। और तीसरा फीचर ये है कि वो सुपीरियर पावर उन रूल्स को इन्फोर्स करवाती है बाय सम पावर, और वो पावर फिजिकल फोर्स हो सकती है, कंपल्शन हो सकती है, यानी कि वो फिजिकल फोर्स यानी कि कोई फिजिकल या मेंटल सफरिंग का थ्रेट देके जो है वो उनको इन्फोर्स करवाती है कि अगर वो इन्फोर्स नहीं करेंगे तो उनको सफर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अगर हम एग्जांपल लें तो जनरल रूल में जैसे अगर कोई एक रूल जो है वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए या एक जो है पर्सन के लिए है तो वो कभी भी हमारे पास इंपैरेटिव लॉ नहीं होता। जैसे कोई एक मास्टर अपने स्लेव के लिए कुछ रूल्स बना देता है, अपने गुलाम के लिए कुछ रूल्स बना देता है और वो उसको फॉलो करते हैं, तो एक इंपैरेटिव लॉ नहीं है क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो गया। या जैसे कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी, जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं वो सिर्फ ड्राइवर्स के लिए होते हैं, तो वो भी इंपैरेटिव रूल्स नहीं है। इंपैरेटिव रूल्स वो होते हैं जो ओवरऑल सब पे एप्लीकेबल हो। जैसे कि आप रोल ऑफ थेफ्ट है कि कोई भी चोरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल है वो ओवरऑल सब पे एप्लीकेबल है कि कोई भी चोरी करेगा तो उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो उसके बैक बिहाइंड किसी अथॉरिटी, किसी सुपीरियर पावर का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे आप डिवाइन लॉज की बात करें तो इसके बैक बिहाइंड जो है वो हमें है कि खुदा ने रूल्स बना दिए हैं, डिवाइन रूल्स बना दिए हैं जिनको फॉलो करना हर इंसान पे लाजिम है। अगर वो फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट्स का थ्रेट दिया गया है, बेशक वो उसे पनिशमेंट्स या तो इस दुनिया में मिलेंगी या तो हियर आफ्टर यानी कि आखिरत में मिलेंगी। उसी के बाद अब वो सुपीरियर पावर का होना भी लाजमी है और जो कि पनिशमेंट्स के थ्रेट से उसको जो है वो इन्फोर्स करवाए। उसके बाद अगर हम डिवाइन लॉज, इसके अंदर डिफरेंट लॉज आ जाते हैं जैसे डिवाइन लॉ, सिविल लॉज, पॉजिटिव मोरालिटी और इंटरनेशनल लॉ। डिवाइन लॉ की अगर हम बात करें तो ये एक इंपैरेटिव लॉ है। क्यों है? क्योंकि ये जनरल कोर्स ऑफ एक्शन है, सबके लिए रूल्स जो है वो एप्लीकेबल है, सब पे। बैक बिहाइंड एक अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं गॉड, गॉड एक अथॉरिटी है जिन्होंने ये लॉज बनाए हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कहते हैं कि वो इसको इन्फोर्स करवाते हैं बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट जो कि इस दुनिया में मिलेंगी या फिर आखिरत में मिलेंगी। सिविल लॉ की बात की जाए तो ये फिजिकल फोर्स, बेसिकली इसके ये एक जनरल रूल सब पे एप्लीकेबल है और इसके बैक बिहाइंड जो फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट है जो कि मेंटल या फिजिकल सफरिंग का थ्रेट देके इनको इन्फोर्स करवाती है। पॉजिटिव मोरालिटी की बात की जाए तो व्हाट इज मॉरल एंड इमोरल, जो जनरल रूल्स ये बताते हैं कि क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, और इनको डिफाइन करती है एक सोसाइटी बैक बिहाइंड सोवरन है, इसके सुपीरियर पावर है और वो इन्फोर्स करवाती है थ्रू द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस, जैसे कि हकारत की नजर से अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा उसको हकारत की नजर से देखा जाएगा, ठीक है। उसको कॉन्टेम्प्ट, रिडिकल और इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की तो ये भी एक इंपैरेटिव लॉ है हमारे पास। कैसे है? ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, तो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान में है। जनरल रूल सारी सॉवरेन स्टेट्स पे एप्लीकेबल होता है, जनरल रूल है, ठीक है। इसके बैक बिहाइंड जो है वो एक अथॉरिटी है, वो एक जो है इन्फोर्स करवाया जाता है इसको थ्रू द कंपल्शन या फोर्स। जो है इसके बैक बिहाइंड वो ये है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड का सामना करना पड़ सकता है, इकोनॉमिक जो है वो कट ऑफ का सामना करना पड़ सकता है, वॉर का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके बैक बिहाइंड जो है वो फोर्सेज हैं, फिजिकल फोर्स या कंपल्शन है, जिसकी वजह से हम इसको इंपैरेटिव लॉ कंसीडर करते हैं।
सैंक्शन की बात की जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोएजन है, कंपल्शन और थ्रेट, यानी कि इसके जरिए से किसी को फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि वो ये काम करे, अदरवाइज उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसको हम कहते हैं कि उसको सैंक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बाय व्हिच सिस्टम ऑफ इंपैरेटिव लॉ इज इन्फोर्स्ड, जिसके जरिए से उसको इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, ये फिजिकल भी होती है, मॉरल भी होती है, डिवाइन भी होती है और पॉलिटिकल भी होती है। फिजिकल सैंक्शंस में अगर हम बात करें तो फिजिकल सैंक्शंस में हमारे पास वही जैसे हमने फिजिकल और मेंटल सफरिंग की जो कि बाय द फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट एप्लीकेबल होती है उनकी बात की। मॉरल में सोसाइटी की तरफ से जो रिडिक्यूल, कॉन्टेम्प्ट और इन सब सोशल बाइकॉट इन सब का सामना करना पड़ सकता है वो आ जाती है। डिवाइन में हमारे पास आखिरत में या दुनिया में पनिशमेंट्स आ जाती हैं। और पॉलिटिकल सैंक्शंस में हमारे पास पॉलिटिकली यानी कि जो स्टेट की तरफ से ही होती हैं पुलिस और लॉज के अकॉर्डिंग वो सैंक्शंस आ जाती हैं। अब आगे हमारे पास लीगल सैंक्शंस में दो तरह की सैंक्शंस होती हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल में बेसिकली हमारे पास डेथ पेनाल्टी और मेजर जो है इम्प्रिजनमेंट वगैरह आ जाती हैं। सिविल में हमारे पास जो है वो डैमेजेस आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास फाइन वगैरह आ जाता है या फिर कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाती है कि ये नुकसान किया तो इसके बदले में ये करो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर मोर फिजिकल और साइंटिफिक लॉ की तो फिजिकल और साइंटिफिक लॉ में हमारे पास आ जाती है यूनिफॉर्म। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ बेसिकली इस बात को देखता है कि यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर, जो दुनिया में एक तसलसल, जो दुनिया में एक यकसानियत है, हमारी नेचर में एक यकसानियत है, एक ही असूल के मुताबिक जो है वो सारे काम कर रहे हैं, उसके पाबंद हैं। उसके अंदर नेचर में बेसिकली हमारे पास लिविंग बींग्स और लाइफलेस थिंग्स दोनों आ जाते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की जो है चीजें आ जाती हैं और उन दोनों की जो काम करने में एक यकसानियत है ये उसकी बात करता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो फिजिकल लॉ में हमारे पास लाइफलेस थिंग्स की बात की जाए तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोशन और इस तरह के लॉज आ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की तो उसके अंदर प्रोपेगेशन ऑफ स्पीशीज आ जाता है, या लॉ ऑफ एवोल्यूशन जो है कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, या फिर जो लॉ ऑफ ग्रोथ है कि ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ कैसे होती है और होती रहती है और सबके अंदर जो है वो सिमिलर ऐसे होती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ होती है। तो फिर ये हमारे फिजिकल साइंटिफिक लॉज बेसिकली ये बताते हैं। ठीक है, अब हमारा मानना ये है कि बेसिकली फिजिकल लॉज जो होते हैं वो अगर एक दफा टूट जाए लॉ तो वो लॉ नहीं रहता। ठीक है, इट सीजेस टू बी लॉ इफ इट इज वंस ब्रोकन। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक पत्थर जो है वो हवा में फेंके तो वो पत्थर ग्रेविटी की वजह से यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जमीन पे आ जाता है, लेकिन अगर वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जमीन पे नहीं आता और वो ऊपर चला जाता है स्पेस के अंदर, फर्दर मोर अपवर्ड मूव करता है और वो ऊपर से ऊपर चला जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो खत्म हो गया और फिर वो कभी भी लॉ रहता ही नहीं है, ये खत्म हो जाता है, ओवरऑल ब्रोकन हो जाता है। ठीक है, फिर इसको लॉ नहीं कंसिडर किया जाता। जबकि जो सिविल लॉ है उनको अगर हम देखें या किसी और तरह के लॉ को देखें तो वो उनकी ब्रीचेस होती रहती हैं लेकिन वो फिर भी लॉ रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें थेफ्ट के लॉ की तो लोग चोरी करते हैं लेकिन चोरी करने का जो लॉ है वो उसको तोड़ते हैं, लेकिन फिर वो लॉ तो लॉ ही रहता है, बेशक 100 लोग क्यों ना उसे तोड़ दें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल लॉ की तो ये एक एब्सोल्यूट लॉ है, इसको फॉलो करना ही करना है, ये मतलब हमेशा रहेगा, ये कभी भी टूट नहीं सकता, इसके अंदर चॉइस नहीं है, आपको फॉलो ही करना है। ठीक है, नेचुरल और रेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो पहले नेचुरल और रेशनल लॉ और फिजिकल और साइंटिफिक लॉ को एक ही लॉ कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में इनको माना जाता था कि एक पीछे एक सुप्रीम अथॉरिटी है। लोगों का बिलीफ था कि गॉड एज अ सुप्रीम क्रिएटर जिन्होंने सारी जो है वो जानदार और बेजान चीजों को बनाया है और उन्होंने कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट बता दिए हैं जो कि सारी इंसानियत को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो रिलीजियस आइडियाज से जो है इन्होंने अपनी थ्योरी को जो है वो अलहदा कर लिया और फिर उसको एक नाम दे दिया फिजिकल और साइंटिफिक लॉ का। लेकिन फिर हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल और मॉरल लॉ। नेचुरल और मॉरल लॉ बेसिकली क्या होते हैं, अब इनको ये जो है वो उनसे अलग हो जाते हैं। सैलमन के मुताबिक द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट एंड रॉन्ग, नेचुरल राइट और रॉन्ग के जो प्रिंसिपल्स हैं हम उन्हें कहते हैं कि ये नेचुरल लॉ या मॉरल लॉ में कंसीडर होते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आ जाते हैं जिसके अंदर सारे राइटफुल एक्शंस के सब जो ठीक है बस वही करना है और सारे राइटफुल एक्शंस जो है वो हमारे पास नेचुरल और मॉरल लॉ में कंसीडर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम डिवाइन लॉ भी कह सकते हैं, द लॉ ऑफ रीजन भी कह सकते हैं, अनरिटन लॉ, यूनिवर्सल लॉ, कॉमन लॉ, इटर्नल लॉ, इनमें से इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इंपेरेटिव लॉज हैं जो सारी की सारी इंसानियत को है फॉलो करने हैं और उनके ऊपर इम्पोज कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है वो लॉज हैं जो सेट बाय गॉड टू मैन है। ठीक है, जिनको हम नेचुरल लॉ कहते हैं या मॉरल लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा रहेंगे और इनको कोई भी कभी भी खत्म नहीं कर सकता।
ठीक है। फिर बात करें हम प्राइमरली रिसीव्ड बाय ग्रीक्स, ये फर्स्टली ग्रीक्स ने इनको ऑब्जर्व किया, फिर बाद में सारी इंसानियत में ये फैल गए, अब इनको सब फॉलो करते हैं, सबका फॉलो करना इनको लाजिम है। ठीक है। गाइस की अगर हम बात करें तो उनका मानना था, जो कि एक फिलोसफर थे, और उनका मानना था कि ये अनरिटन लॉज हैं जो कि सारी इंसानियत में कॉमन है, यानी कि सबको फॉलो करना है, और अनरिटन है क्योंकि ये गॉड टू मैन है, तो ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है सच। ठीक है। अब एरिस्टोटल की बात की जाए तो उनका मानना था कि ये एक मॉरल लॉ जो कि यूनिवर्सल है और सेट बाय गॉड है, यानी कि ओवरऑल दुनिया में फैला हुआ है, सारे उसको फॉलो करते हैं और उसको खुदा ने बनाया है। ठीक है। अब उनका बेसिकली मोरालिटी की अगर बात की जाए तो वो डिफरेंट सोसाइटीज में जो है वो वरी करती है, चेंज होती है। जैसे अगर कहीं पे देखा जाए तो शादी का जो कॉन्सेप्ट है लोगों का, जो उनकी मॉरल वैल्यूज है शादी को लेके, वो डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट है। किसी एक में जो है वो ज्यादा शादियां करना, एक से ज्यादा बीवियां रखना जो है वो मॉरल कंसिडर किया जाता है, किसी में बहुत ज्यादा जो है इमोरल कंसिडर किया जाता है, अनएथिकल बात समझी जाती है ये। ठीक है। तो वो वरी करती हैं। अब वो आगे बात करते हैं कि नेचुरल लॉ रिप्लेस्ड बाय नेचुरल मोरालिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल लॉ था, उसको हम नेचुरल मोरालिटी, यानी कि जो बेसिकली मॉरल लॉज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नेचुरल राइट एंड रॉन्ग और राइटफुल एक्शन से हमने उसको रिप्लेस कर दिया, जो कि पहले हमने जो है वो ऊपर वाले लॉ हमने बताया था कि साइंटिफिक और फिजिकल लॉ और नेचुरल मॉरल लॉ एक कंसिडर किए जाते थे, लेकिन फिर इनकी डिवीजन होगी और फिर डिफरेंट जो है वो थ्योरीज के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट कर दिया गया। बात की जाए फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मॉरल की, तो लॉ और मॉरल एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम पाउंड जो कि एक फिलोसफर है उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि इन दोनों का ओरिजिन तो सेम है लेकिन डेवलपमेंट डिफरेंट है। बैंथम भी यही बात करते हैं कि सेंटर सेम है लेकिन इनकी सर्कमफेरेंस डिफरेंट है, यानी कि ये बात वही करते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही बात करते हैं, लेकिन बाद में इनके सैंक्शंस, इनकी जो इन्फोर्समेंट है और इनके बैक बिहाइंड जो फोर्सेज हैं वो सब जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या है। लॉ बताता है कि इंसान जो है वो फ्री है, लेकिन मॉरल जो है वो कहते हैं कि वो फ्री है लेकिन टुवर्ड्स ओनली द गुड, उसको सिर्फ अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है। लॉ गाइड करते हैं, जब एक इंसान एक कम्युनिटी में रहता है तो वो डिफरेंट लोगों के राइट्स और ड्यूटीज बना के लोगों को गाइड करते हैं, जबकि जो मॉरल है, जब एक बंदा अकेला है वो तब भी उसको गाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए किसी और का होना जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर लॉ की बात की जाए तो ये एक्सटर्नल एक्शंस हैं जो कि फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट जो है वो इन्फोर्स करवाती है, जबकि अगर हम मॉरल की बात की जाए तो ये एक इंटरनल इंटेंशंस है, इंटरनल डिटर्मिनेशन है कि इंसान खुद अंदरूनी उसका अंदर चाहता है कि वो अच्छा काम करे। ठीक है। लॉ की अगर बात करें तो वो एक्सटर्नल कोएर्शन से, यानी कि फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट से इंप्लीमेंट की जाती है, जबकि मॉरल्स जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन से होते हैं, जब इंसान खुद दिल से उसका दिल कहे कि हाँ कुछ अच्छा करना है। कन्वेंशनल लॉ की बात की जाए तो कन्वेंशनल लॉ बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टीज। ठीक है। अगर इसकी बेसिस में इसको देखा जाए तो इसके अंदर कोई सुपीरियर पावर नहीं होती, दो पार्टीज हैं, दो लोग हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों के दरमियान कुछ रूल्स उन्होंने जो बॉडी ऑफ रूल्स डिसाइड कर लिया और दोनों इस बात को अग्री करते हैं कि वो उसको फॉलो करेंगे ताकि वो अपने जो काम है, जो कार्रवाइयां हैं उनको अच्छे से रेगुलेट कर सके। ठीक है। और ये दोनों पार्टीज आपस में मिलकर एक दोनों को जो है वो कंसिडर करके और खुद ही बनाती हैं। बात की जाए तो ये बेसिकली कन्वेंशन लॉ इंश्योर क्या करता है, ये किस बात की हमें गारंटी देता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट के उनकी जो कार्रवाई में यकसानियत के एक ही असूल की पाबंदी दोनों लोग करेंगे। एक्वायर्ड वैलिडिटी, वैलिड होता है, दोनों अग्री करते हैं इस बात पर। फोर्स फ्रॉम द अग्रीमेंट, और उनको फॉलो करना होता है क्योंकि एग्रीमेंट होता है उनके पास एक के, हाँ दोनों ने उस पर साइन किया, उन दोनों को इसको फॉलो करना है, अदरवाइज उसके बैक बिहाइंड सैंक्शन है। या तो वो लोग जो है वो स्टेट तक बात ले जाते हैं और स्टेट जो है अपनी फिजिकल फोर्स से उसको इन्फोर्स करवाती है। बाद में अगर कोई ऑफेंड करता है या फिर कोई अगर उसको तोड़ देता है उन रूल्स को, तो फिर स्टेट बीच में अमल दखल देती है और उसको अपनी फिजिकल फोर्स से इन्फोर्स करवाती है। या फिर कोई दूसरा जो है वो उससे डिमांड कर सकता है कि एग्रीमेंट में ये बात हुई थी, तुमने इसको पूरा नहीं किया, तुमने इस बात को तोड़ दिया, तो अब तुम्हें उसकी पेनाल्टी में ये काम करना है। ठीक है। अब बात करें इसकी टू कैटेगरीज की, तो बेसिकली पहले हम कहते हैं कि ऐसा जो है वो एग्रीमेंट होता है जिसके जरिए से क्या होता है, रूल्स इन्फोर्स बाय द पार्टीज देमसेल्फ बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, जिसको स्टेट तस्लीम नहीं करती और वो दोनों पार्टीज में होता है और दोनों पार्टीज खुद उसको एक दूसरे पर इन्फोर्स करवाती हैं। ठीक है। जैसे कोई भी गेम्स के रूल्स हो गए, क्रिकेट रूल्स हो गए, ये सब। और अगर दूसरे रूल की बात करें तो वो जो है वो स्टेट ही उनको इन्फोर्स भी करवाती है, उसके बैक बिहाइंड स्टेट की फिजिकल फोर्स होती है और स्टेट उनको तस्लीम भी करती है। जैसे एक कंपनी में डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं और उन शेयर होल्डर के दरमियान में जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है,
उन एग्रीमेंट को पूरा करना जो है वो लोगों का काम है, और अगर वो नहीं करते तो उसके बैक बिहाइंड जो है वो स्टेट की इन्फोर्समेंट है, स्टेट की फिजिकल फोर्स है, उसको फोर्स जो है वो स्टेट करेगी और उनको तस्लीम भी करवाएगी। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ वो भी एक एग्रीमेंट है बिटवीन डिफरेंट सॉवरन स्टेट्स जो कि उनके कंडक्ट और बिहेवियर को रेगुलेट करती है, एक दूसरे से डील करने में, एक दूसरे से जो उनके रिलेशनशिप है उसके बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ बेसिकली क्या है? कस्टम हम किसे कहते हैं? लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं कस्टम। ऐसी रिवायात जो बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही हैं, यानी कि कुछ ऐसे काम जिनको हमारे जो है वो लोग जो हमारे आबाओ अजदाद बहुत अरसे से फॉलो करते आ रहे हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको फर्दर मोर आगे भी फॉलो किया जाए। और जब ऐसी जो है हमारी कस्टम्स को लीगल जो है वो मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, और उनकी जो है बाइंडिंग नेचर को कंसीडर कर लिया जाता है और स्टेट उनको इन्फोर्स करवाती है, तो वो कस्टमरी लॉ बन जाते हैं। यानी कि जब वो लीगली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं तो वो कस्टमरी लॉ बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कस्टम बात की जाती है कि रीजनेबल वेल रिकॉग्नाइज्ड कस्टम विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि इंसानी शऊर, अक्लो शऊर पर मुश्तमिल ऐसी जो है वो रिवायात जिनको ओवरऑल दुनिया में तस्लीम किया जाए, जिनको जनरल अप्रूवल मिले और उसके बाद उनको लीगली भी अप्रूवल मिल जाए और उनको लीगल अप्रूवल मिलके स्टेट उनको एक्सेप्ट करे, इन्फोर्स करवाए, तो वो हमारे पास कस्टमरी लॉ में आ जाता है। सलमान की अगर बात करें तो उसने बेसिकली यही बात की कि कुछ ऐसा काम जो बहुत लंबे अरसे से जो है वो लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उसको वॉलंटरी एक्शन, यानी कि कोई ऐसा काम जो लोग खुद से कर रहे हैं और उसके अंदर यकसानियत है, ठीक है, उसको कहते हैं हम कस्टमरी लॉ। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ऐसी कस्टम, हमने बेसिकली कस्टम जो है वो खुद एक लॉ नहीं है, कस्टम एक सोर्स ऑफ लॉ है। जब वो एक कस्टम जो है वो फॉर्मली स्टैब्लिश हो जाती है, कंप्लीटली स्टैब्लिश हो जाती है, वो उसको जनरल अप्रूवल मिल जाता है, ओवरऑल लोग उसको जो है वो अप्रूव कर देते हैं, जनरली उसको देखा जाता है कि वो बहुत लंबे अरसे से उसको जो है वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, और फिर उसके बाद उसको कोई एक अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट है उसको एक्सेप्ट करती है और इन्फोर्स करवाती है, तो वो कस्टम जो है वो कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो सिविल लॉ का एक हिस्सा बन जाती है। अब एक कस्टम का कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एसेंशियल्स को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रीजनेबल होना चाहिए, उसको रीजनेबल होना चाहिए इस लिहाज से कि वो अपने शऊर पर मुश्तमिल हो, ठीक है, वो फेयर हो, सेंसिबल हो, और जो दूसरा है कि वो अनएम्बिगुअस हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी ना हो, कोई भी खराबी ना हो। तीसरा, वो सोसाइटी में पीस मेंटेन करे। चौथा, उसको लंबे अरसे से प्रैक्टिस किया जा रहा हो। पांचवा, इमेमोरियल एंटिक्विटी हो, यानी कि उसको एक बहुत लंबे अरसे में पास्ट से फॉलो किया जा रहा हो, जिसको हमें जो है वो कंप्लीट एक रिसोर्स ना मिले कि हाँ ये तब से फॉलो किया जा रहा है, वो बस फॉलो किए ही जा रहे हैं लोग, ठीक है। और उसके बाद एज ऑफ राइट पे हो, और स्टैट्यूट, यानी कि हमारे जो लीगल जो लेजिस्लेशन हमारे लॉज बनाती है उनके साथ वो कंफर्म करें, उनके साथ एडजस्ट करें, उनके अगेंस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ की। प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ बेसिकली क्या है? ऐसा लॉ जो हमारी प्रैक्टिकल वर्किंग्स या जो है वो प्रैक्टिकली जो हम काम करते हैं उसके रिजल्ट्स को, उसके नताइज को जो है वो यकसानियत फराहम करे, यानी कि उसके सारे एक ऐसे रूल्स जिनको हम फॉलो करते हुए कोई काम करें प्रैक्टिकली, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो सारा सेम आए, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो इसके अंदर लॉज ऑफ हेल्थ आ जाते हैं, आर्किटेक्चर आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर आ जाते हैं। लॉ ऑफ हेल्थ में हम देखेंगे एक बीमारी है, उसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स बता दिए, कुछ मतलब हमें पता है कि इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो हम क्योर हो जाएंगे, तो वो सेम ही रहेंगे। बीमारी बेशक जिसको मर्जी लोग बदलते रहेंगे लेकिन वो सेम रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन्स की बात ले लें तो एक कंपनी जो पेन्स बनाती है वो सेम रूल्स को फॉलो करेगी पेन बनाने के लिए, ताकि वो जितने भी पेन्स बनाए वो सेम कैटेगरी के हों और उसकी कंपनी को रिप्रेजेंट करें। इंटरनेशनल लॉ जो कि हमारी आखिरी लॉ की टर्म है या लॉ की क्लासिफाइड फॉर्म है, उसकी हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल लॉ एक एग्रीमेंट है बिटवीन डिफरेंट सॉवरन स्टेट्स, ठीक है। दोज रूल्स विच गवर्न द सॉवरन स्टेट्स इन द रिलेशंस एंड कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। अब जो सॉवरन स्टेट्स हैं वो जो है हर एक की अपनी एक एस्पेक्ट है सॉवरेनिटी, ठीक है, कोई और किसी पे जाके रूल नहीं कर सकता। उनके आपस में जो कंडक्ट है, जो काम है, उनके आपस में जो रिश्ते हैं, या उन सबको गवर्न करने के लिए हर स्टेट को दूसरे स्टेट से कुछ इंटरनेशनल लॉज बना दिए गए हैं, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि उनको जब भी दो स्टेट को आपस में, सॉवरन स्टेट्स को आपस
में डील करना है तो उनको उन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब ये बेसिकली हमें सैलमन ने बात कही थी। अब जो कि डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं इनके ऊपर। कोई कहते हैं कि डील करने के लिए उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, कोई कहते हैं एक जो है वो रेगुलेट कंडक्ट करने के लिए जरूरी है। इसी तरह डिफरेंट जो है वो फिलोसफर्स ने डिफरेंट बातें की हैं, इसके ऊपर वेरियस थ्योरीज दी गई हैं हमें। अब वेरियस थ्योरीज में बात की जाए हमारे पास, तो अब इंटरनेशनल लॉ ट्रू सेंस में लॉ है या नहीं है, और अगर है तो इसकी नेचर क्या है, इन चीजों पे बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का मानना ये है कि एक सॉर्ट ऑफ कस्टमरी लॉ है, यानी कि टू समहाउ ये एक कस्टमरी लॉ है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, एक लंबे अरसे से जो लोग हैं वो वॉलंटरीली जो है वो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि उनकी सॉवरेन स्टेट के आपस में जो है वो कंडक्ट जो है वो सही रहे और आपस में रिलेशंस भी ठीक रहे और एक दूसरे को गवर्न भी कर सकें वो। ठीक है, उसके अलावा सेकंड बात की जाए तो ये कन्वेंशनल लॉ कंसीडर किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ एक कन्वेंशनल लॉ कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द डिफरेंट सॉवरेन स्टेट्स टू प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट देयर रिलेशनशिप्स एंड कंडक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंपैरेटिव लॉ की बात करें तो कुछ लोगों का मानना यह है कि टू सम हाउ इंटरनेशनल लॉ एक इंपैरेटिव लॉ है क्योंकि इसके बैक बिहाइंड फोर्सेस हैं। फोर्सेस कौन सी हैं? जैसे कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड का खतरा होता है, वॉर का खतरा हो सकता है, जो है इंटरनेशनल बायकॉट का खतरा हो सकता है। तो इस तरह इन सब इसके पीछे एक सॉलिड फोर्सेस है, इसलिए इसको इंपैरेटिव लॉ भी कंसिडर किया जा सकता है। नेचुरल लॉ क्योंकि ये नेचुरल मोरालिटी को फॉलो करता है, यानी कि लोग जो हैं वो आपस में रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि एक दूसरे को गवर्न कर सकें। तो ये राइट और रॉन्ग में बताता है कि क्या सॉवरेन स्टेट्स को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो है क्या चीज ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को हार्म हो सकता है। तो बेसिकली ये नेचुरल लॉ को भी एक तरह से जो है वो शो करता है। और अगर ऑस्टिन की बात की जाए तो ऑस्टिन का मानना ये था कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है ही नहीं, ये एक पॉजिटिव मोरालिटी है। ये लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी सॉवरेन की कमांड नहीं है। सारी जो है वो सारी ही स्टेट सॉवरेन है और सारी स्टेट्स आपस में मिलकर जो है वो ये एक मुआहिदा करती हैं। उनमें से आगे फर्दर मोर कोई सॉवरेन नहीं है, तो उनका मानना था ये किसी सॉवरेन का कमांड नहीं है, इसलिए ये एक लॉ कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। इसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव मोरालिटी जो लोगों को मॉरल और इमोरल में फर्क बताती है, क्या करना है क्या नहीं करना, और जिसके बैक बिहाइंड जो फोर्सेज हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं या इंटरनेशनल बायकॉट वगैरह है या फिर कॉन्टेम्प्ट या रिडिक्यूल वगैरह आ जाते हैं। तो उनका मानना ये था। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। किसी ने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक द वीडियो। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।